हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार एक बार फिर से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, आप सभी छात्रों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस सेशन को यदि देख रहे हैं तो इसे अन्य दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। देखिए, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को विथ फुल एक्सप्लेनेशन। एसएससी, रेलवे, पीएससी, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ये सेशन सभी में काम आने वाला है। मैंने इस सेशन में उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो बार बार परीक्षा में रिपीट किए जाते हैं, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन को। देखिए, पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, क्या कहता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहता है कि भारत के राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन के लिए किस अनुच्छेद के तहत महाभियोग लगाया जा सकता है? आंसर कीजिएगा। देखिए, अनुच्छेद 52 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद दिया गया है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद दिया गया है। अनुच्छेद 78 क्या कहता है? इसमें प्रधानमंत्री के कर्तव्य दिए गए हैं। प्रधानमंत्री के कर्तव्य दिए गए हैं। अनुच्छेद 74 क्या कहता है? इसके तहत एक मंत्री परिषद का प्रावधान किया गया है, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और इसका कार्य क्या है दोस्तों? राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता और सलाह देना। ठीक है। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का वर्णन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 61। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, परीक्षा में बार बार रिपीट किया जाने वाला प्रश्न है। आपातकाल के दौरान भी कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते हैं? देखिए, यहां पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 19 में दिया गया है। क्लियर। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक में दिया गया है। और जीवन का अधिकार, ठीक है, जीवन का अधिकार या प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। और आपातकाल के दौरान जो है, जीवन के अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट कर लीजिए। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख इसमें किया गया है। पार्ट 4 का ए, पार्ट 4, पार्ट 3 या नन ऑफ द एबव। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस में किया गया है? देखिए, यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, शून्य मौलिक कर्तव्य थे, यानी एक भी मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। क्लियर। इसे भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया और किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो याद रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसे भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है, पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। और किस समिति की सिफारिश पर लिया गया था? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे जोड़ा गया था। क्लियर। और
यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मौलिक कर्तव्य किस भाग में है, तो बता चुका हूं, भाग 4 कि ए में है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 51 के ए में इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, देखिए 1976 में जब मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे दोस्तों, तो कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे? 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। लेकिन वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य है। और 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। एक कब हुआ था? 2002 में हुआ था। 11वां मौलिक कर्तव्य क्या कहता है दोस्तों? प्रत्येक माता के पिता का यह कर्तव्य होगा कि वे अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दिलवाए। क्लियर? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल है? तो अभी अभी बता चुका हूं दोस्तों कि अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य शामिल है। और भाग की बात कर लिया जाए तो भाग 4 के ए में शामिल किया गया है। क्लियर? देखिए यहां अनुच्छेद 45 की यहां पर बात कर लिया जाए तो अनुच्छेद 45 क्या कहता है? ये नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। पहली बात, ठीक है, इसमें राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वह 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करे। अनुच्छेद 45 में है। क्लियर? 42 में क्या है? यह भी नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है और इसमें राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि काम की न्याय संगत और मानवीय स्थिति सुनिश्चित करे। क्लियर? अनुच्छेद 30 क्या कहता है दोस्तों? देखिए भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को उनकी शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना का इसमें प्रावधान किया गया है। क्लियर? बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है? तो यदि आपने पिछला क्वेश्चन पढ़ा होगा, ध्यान से देखा होगा, तो आप इसका आंसर आसानी से कर सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है? 25 से 28 में है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अनुच्छेद 29-30 में क्या है? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है। ठीक है, और ये मात्र अल्पसंख्यकों की बात करता है। क्लियर? अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। क्लियर? आर्टिकल 23 से 24 क्या कहता है दोस्तों? इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अनुच्छेद 15 में क्या है? कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है, छुआछूत का अंत कर दिया गया है। अनुच्छेद 18 क्या कहते हैं? इसमें उपाधियों का अंत कर दिया गया है। उपाधियों का अंत कर दिया गया है। ठीक है, और अनुच्छेद 16 भी यहाँ ऐड कर देता हूं दोस्तों। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन में अवसर की समता। लोक नियोजन में अवसर की समता का प्रावधान करता है। अवसर की समता का प्रावधान करता है, यानी नौकरियों में
अवसर की समान अधिकार यहाँ पर दिए गए हैं। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, अनुच्छेद 17। क्लियर? 18 में उपाधियों का अंत कर दिया गया है। 15 में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा आर्टिकल 15 में लिखा गया है। और 14 में क्या है? विधि के समक्ष समता का अधिकार दिया गया है। क्लियर? चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। निम्नलिखित में किस संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में मौलिक अधिकार को शामिल किया गया था? यहां पर 42वां अमेंडमेंट एक्ट की बात कर लिया जाए तो इसके द्वारा संविधान में काफी संशोधन हुए थे दोस्तों, इसीलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, ये कब हुआ था? 1976 में हुआ था। क्लियर? 52वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ था? 1985 में पारित हुआ था। इसमें दल बदल विरोधी अधिनियम को जोड़ा गया था। दल बदल विरोधी अधिनियम को जोड़ा गया था। क्लियर? 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में हुआ था और इसके द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया था। क्लियर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, मौलिक अधिकार मूल संविधान का भाग था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? नॉन ऑफ दिस। क्लियर है? चलिए अगला सवाल कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बाय द 31st अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, 31वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, कब हुआ था? 1972 में हुआ था और इसके द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। ठीक है, क्योंकि 1971 में जनसंख्या की गणना हुई थी दोस्तों। ठीक है, और 1971 में जनसंख्या काफी बढ़ गई थी, इसीलिए सीटों को, लोकसभा सीटों को बढ़ाया गया था। ठीक है, और 2002 का परिसीमन कानून के द्वारा, याद रखिएगा, परिसीमन कानून के द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या कब तक यथावत रहेगी? 2026 तक यथावत रहेगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए। और सेशन यदि अच्छा लग रहा होगा दोस्तों तो सेशन को लाइक जरूर करते चलिएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो बिल्कुल राष्ट्रपति करता है दोस्तों। प्रेसिडेंट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? अनुच्छेद 126 के अंतर्गत करता है। अनुच्छेद 126 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? बाय पार्लियामेंट, बाय प्रेसिडेंट, बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बाय लोकसभा। तो याद रखिएगा दोस्तों, बाय पार्लियामेंट जो है न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, संसद द्वारा वेतन निर्धारण किया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 125 के तहत। क्लियर? अनुच्छेद भी पूरा याद करके रखना होगा दोस्तों, पूछा जाता है परीक्षाओं में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की यहां पर बात हो रही है दोस्तों, तो 62 वर्ष, जबकि मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष पर रिटायर होते हैं? 65 वर्ष की आयु में रिटायर्ड होते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने
की पद्धति में किस देश का अनुसरण किया गया है? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कनाडा से लिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए, ठीक है, कहां से लिया गया है प्रावधान? कनाडा से लिया गया है। किस अनुच्छेद के तहत यदि आपसे पूछ लिया जाए राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति होती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और याद रखिएगा दोस्तों, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। क्लियर है? चलिए अगला सवाल कर लीजिए। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक कब हुई थी? देखिए यहां पर 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव जो है, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष रखा गया था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था, अंगीकृत किया गया था, अपनाया गया था। क्लियर? यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो याद रखिएगा अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहां की गई थी? देखिए कहां की गई थी और कब की गई थी? आंसर कीजिएगा। देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। कब की गई थी? 1774 में। ठीक है, डेट की यहां पर बात कर लिया जाए तो 22 अक्टूबर 1774 को हुई थी। 22 अक्टूबर 1774 को इसकी स्थापना होती है। कलकत्ता में कहां पर? फोर्ट विलियम में इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि फोर्ट विलियम की स्थापना किसने की थी, तो इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? याद रखिएगा सर एलिजा एम्पे। सर एलिजा एम्पे कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश बनाए गए थे। दोस्तों तो भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूं दोस्तों काफी अच्छा लगा होगा। और यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक तो अवश्य कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।